ठीक है। तो there are three main basic type of materials or items which relate to the production planning. First is raw material, second one is semi finished good और एफजी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, थर्ड वन इज फिनिश गुड्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफजी मेंशन कर रहे होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया था कि इस केस में हमें बिल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ठीक है। एक शॉर्ट रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। इसी पे हमारा एक शायद क्लास एंड हुई थी कि हमने ये डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल के लिए क्या डू वी नीड टू क्रिएट एनी बिल ऑफ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जी नो। वो तो परचेज कर देना तो नो। जी जी, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं डेफिनेटली, हमने उसके ऊपर अपने यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं करनी। तो एक जी बेसिक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिस जिस टाइप के मटेरियल के लिए आपको अपने यहाँ कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करना है, ठीक है, तो एक्चुअली उसके लिए फॉर्म या बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह सही। सेमी फिनिश गुड है, डेफिनेटली उसको बनाते हैं आप इन हाउस, तो उसके लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल की जरूरत है। थर्ड फिनिश गुड है आपकी, फिनिश गुड में भी आपके पास जो है वो अ, अ, जो है जरूरत पड़ रही होती है आपको किस चीज की, आपकी बिल ऑफ मटेरियल की। ठीक है, सही। सही। अच्छा, अब हम अगर इस पे आते हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल की क्या है। फर्स्ट वन, वी नीड टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साइकिल। ठीक है, कि प्रोडक्शन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग को रेफर कर रहा होता है। व्हेनेवर यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग और मैन्युफैक्चर एनीथिंग, यू नीड टू यूज द प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल ऑफ इन एसएपी। ठीक है, ऑरेकल ईआरपी की बात करें तो वहां पे इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम प्रोडक्शन कह रहे होते हैं एसएपी में। और सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्या है, हमने फेमिलियर होना है जो जो बेसिक्स होती है प्रोडक्शन प्लान की, उससे हमने फेमिलियर होना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिटेल है कि आपकी जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है एक्चुअली वो कितनी चीजों में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो एक मिनट प्लीज। तो एसएपी में जो है आप अपने जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है वो आपका फर्स्ट वन जो डिवाइड होता है प्रोसेस में, तो सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है कि हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं व्हाट वी नीड टू प्रोड्यूस। ठीक है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सिक्यूशन का। ठीक है, कि आपने क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है वो अ, सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो क्या है। एक होती है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, सेकंड वन इज रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज कानबान। इसको हम आसान लफ्जों में प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपनी प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के। एग्जीक्यूट करने से मुराद मेरी क्या है कि आपकी जो कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही होती है ना, वो इनमें से किसी एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए होती हो। ठीक है, डिस्क्रीट का वर्ड यूज होता है डिसकंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, कि अगर आप अ, किसी चीज को डिसकंटिन्यूअस मोड में कोई काम कर रहे होते हैं तो वो फिर आपका कभी कभार क्या है? वो आपका जो है क्या कहलाएगा, वो आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल ली थी टेक्सटाइल के लास्ट टाइम। ठीक है, तो टेक्सटाइल जी में दो से तीन प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहले क्या होता है आपका
ग्रे फैब्रिक बनता है, ठीक है, यान सही। वीव होता है, वो एक फैब्रिक यानी कपड़े के फॉर्म में आ जाता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड सही। आपका जो है वो आपका उस अ, जो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है एक्चुअली, उसी को आप क्या कर रहे होते हैं, उसी को आप अ, मजीद सेकंड प्रोसेस जो कि आपका क्या था, क्या डिस्कस किया था हमने, डाइंग, डाइंग। ठीक है ना। आप डाइंग में आप एक्चुअली इनपुट क्या देंगे, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो अ, तो वो आपका इनपुट हो जाएगा और सेकंड प्रोसेस से आउटपुट निकलेगा जो कि डाइड आपका फैब्रिक होगा, ठीक है। और वो होने के बाद आपके पास जो थर्ड चीज आएगी, अ, वो क्या होगी, थर्ड प्रोसेस जो आएगा वो हमने डिस्कस किया था, थर्ड प्रोसेस प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है। प्रिंटिंग। ठीक। प्रिंटिंग में क्या आप यार्न देंगे, क्या आप यार्न तो इनपुट नहीं जाएगा ना प्रिंट होने के लिए, ठीक है। नहीं। वो क्या इनपुट जाएगा, जो आपके सेकंड प्रोसेस का आउटपुट था, जो कि वो क्या था, डाइंग। डाइंग डाइंग, फैब्रिक। डाइंग फैब्रिक का डाइड फैब्रिक निकला था, वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोसेस के लिए प्रिंटिंग के लिए इनपुट बन जाएगा, और उससे हमारा वो निकल आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें तीन प्रोसेस का हमने बात की, ठीक है, तीन प्रोसेस की बात की, लेकिन तीनों प्रोसेस आपस में इंटरलिंक है या डिसकंटिन्यूअस, इंटरलिंक है ना। इंटरलिंक है, ठीक है, इंटरलिंक है। और अच्छा, आपको भी ये एग्जांपल समझ में आ रही है, जी और जी, समझ आ ठीक है, समझ मतलब आ रही क्योंकि एक जनरल एग्जांपल है मेरे ख्याल में, तो उसको लेके चलना एक जी। अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक ठीक। तो आपकी जो वो अ, ये जो आपकी ये जो एक प्रोसेस दूसरे से इंटरलिंक है, एक्चुअली ये चीज हमें बता रहा होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी टाइप क्या है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे आपकी टाइप बनेगी, इसको हम कहेंगे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, या जिसको हम यहाँ पे कान बान कह रहे हैं, एक प्रोसेस का आउटपुट जो है वो आपका दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर सही। हो गई, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि क्या है, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, अब अगर हम रिपीटेटिव डिसकंटिन्यूअस, चलेगा। मैं अभी बताता हूँ आपको, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं डिसकंटिन्यूअस के ऊपर। डिसकंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो आपकी एक्चुअली वो होगी जहां पे एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट नहीं बनेगा, बल्कि दूसरा प्रोसेस जो है वो आपका क्या होगा, अलग से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कहलाती है डिसकंटिन्यूअस आपकी मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी अ, अ, कोई ऐसी चीज लें जो कि मल्टीपल प्रोसेस अलग अलग चल रहे होते हैं, पर आखिर में जाके वो चीज असेंबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी की एग्जाम्पल है, ठीक है। एक व्हीकल, एक ट्रक मैन्युफैक्चर होता है, तो होता क्या है, उसके डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना, डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस होती हैं। उसमें क्या हो रहा था, एक में उसकी बॉडी बन रही होती है, ठीक है, एक में उसका चेसिस बन रहा होता है गाड़ी का, एक में उसका इंटरनल सीट्स वगैरह बन रही होती है, ये सब इसके अंदर, इस हर एक प्रोसेस के अपने कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, ठीक है। और फाइनली ठीक। वो सब मिल के जब असेंबलिंग पे जाते हैं, तो वो सारे प्रोसेस का आउटपुट जो होता है वो फाइनली जो है वो एक्चुअली जो क्या कर रहा होता है, वो आपका दैट विल बिकम योर कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो आप सारे प्रोसेसेस का आउटपुट मिलके एक फाइनल प्रोसेस में जाके वो आपकी गाड़ी बन रही है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ की हर प्रोसेस अलग अलग काम कर रहा होता है, और सेकंड प्रोसेस जो है वो फर्स्ट प्रोसेस को इनपुट नहीं लेता, बल्कि वो किसी एक जगह जाके आखिर में जाके फाइनल प्रोसेस में जाके कंबाइन हो रहे हैं। तो ये डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? सही। सही। जी जी।
अच्छा, अब अगर हम बात करें आपकी दोनों की जो एग्जाम्पल चल रही, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी इन दोनों में से? रिपीटेटिव कहलाएगी, कान बान। हाँ नहीं, रिपीटेटिव अलग है और कानबान अलग है कान, एक्चुअली। अच्छा। ठीक है ना, तो सेकंड है ना, अब मैंने रिपीटेटिव आपको नहीं बताया। ठीक हाँ है, से कान मैंने बान आप, है। हाँ, कानबान कह लें या इसका दूसरा नाम प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, तो क्योंकि एक एक आपका इन प्रोसेस का जो इन आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बन रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल लें, अ, 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 अपने अपनी इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, सीमेंट की, सॉरी आपकी जो है वकास की, अ, हाँ, तो पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल की है ना, तो आपके यहाँ कौन सी मैन्युफैक्चरिंग आपकी कहलाएगी? कान बान कहलाएगी। क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम्म, एक रिएक्टर का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो टोटल 5 रिएक्टर्स हैं। तो एक ठीक के बाद अपना रेजिडेंस टाइम करके पूरा दूसरे रिएक्टर में जाएगा, तीसरे चौथे पांचवे, और फिर हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर ठीक वही प्रोडक्ट फिर हम फर्दर दूसरे प्लांट में ले आके उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, फिर उसी से बॉटल्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये कान बान एक अनबान ही एक्चुअली आपका होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। थर्ड जो प्रोसेस है रिपीटेटिव का है, उसमें क्या होता है कि आपका सेम नेचर ऑफ जॉब्स जो होती है ना, वो एक्चुअली क्या होती है, आप सिस्टम को बता देते हैं और वो सेम काम बार बार हो रहा होता है। ठीक है, हर जॉब के लिए आप बार बार काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप जो है वो उसको रिपीटेटिवली काम कर रहे होते हैं। इसकी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर होगा। ठीक है, और इसको हम फर्दर आगे चल के देखेंगे कि आज किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, स्लाइड्स क्लियर है, आपको नजर आ रही है? जी। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो आपका प्रोडक्शन जो साइकिल होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो आपका एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग टूल होता है, जो कि आपके डिफरेंट बैचेस को प्लान करके हुए चल रहा होता है। ठीक है, और प्राइमरीली जो है जो बेसिक इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल यूज होती है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री फॉल कर रही होती है, फार्मास्यूटिकल फॉल कर रही होती है, फूड की इंडस्ट्री है, बेवरेजेस है। ये दीज आर दी सर्टेन एग्जांपल्स कि जहाँ पे आपकी जो है ना वो जो प्रोडक्शन साइकिल चल रही होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती है, इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन की ही है, जिस तरह आपकी इंडस्ट्री है वो भी प्रोडक्शन की ही है। ठीक है, वकास की जो इंडस्ट्री है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कि पीपी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसमें एक क्लाइंट होता है, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर कंपनी कोड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, क्लाइंट और कंपनी कोड दो चीजें क्यों हैं? एक्चुअली होता क्या है कि देयर आर सर्टेन organizations which have multiple companies within their main company। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कुछ कंपनी। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका कंपनी कोड अलग हो जाएगा और क्लाइंट कोड अलग हो जाएगा। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो उसके डिफरेंट कंपनीज हैं। आप अगर टेक्सटाइल की एग्जांपल लें, एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसका एक जो स्पिनिंग का एक जो है वो सेगमेंट अलग है, जहाँ पे धागा बनता है, और ठीक एक है। एक जो है वो वीविंग का अलग है, जहाँ पे आपका जो है वो कपड़ा बनता होगा। ठीक है, फिर एक गारमेंट्स का सेक्शन अलग हो, जहाँ पे उसकी जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हो। एक्चुअली फिनिश। थ्री डिफरेंट कंपनीज होंगी, क्योंकि तीनों की फिनिश प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है ना, तीनों की फिनिश प्रोडक्ट अलग अलग है, और अगर वो तीनों कंपनीज एज ए लीगल भी अलग अलग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो वो उन तीनों के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक सेपरेट कंपनी कोड जो है वो हमें उसको देना होगा। ठीक है ना, तो इन इस केस में हमारे पास तीन डिफरेंट कंपनी कोड्स हो जाए।
ओके, ठीक है। लेकिन इसमें क्लाइंट क्या होगा? क्लाइंट तो नहीं आएगा ना? अच्छा। क्लाइंट क्या, क्लाइंट बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्लाइंट के बगैर आप कंपनी पे नहीं जा सकते। क्लाइंट इज द पेरेंट थिंग जो कि आपको सबसे पहले यूज करनी पड़े। अब हम इस अच्छा। केस में जो आपकी मेन जो तीनों कंपनीज, क्योंकि है तो एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में तीनों कंपनीज, ठीक है, एक ही ओनर्स। अब ओनर सिंगल भी हो सकता है बिजनेस के नेचर के ऊपर, कोई प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हो सकता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ ठीक है। कंपनीज होगा ना, उसको हम क्या कह देंगे? क्लाइंट, ठीक है। वो एज ए अच्छा। क्लाइंट आपका एसएपी में रजिस्टर्ड होगा, ठीक। ठीक है। और उसके ठीक। अंदर जो उसकी जितनी भी मल्टीपल कंपनीज हैं, वो एक अलग अलग कंपनी कोड के साथ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर बिलफर्ज क्लाइंट नहीं होता या कंपनी नहीं होती, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती? आप मल्टी कंपनी को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप एक कंपनी खोलते वीविंग की, और दूसरी कंपनी खोलते गारमेंट्स की, ठीक है, और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे पास, तो कभी भी आप उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, कंसोलिडेटेड तौर पे उस कंपनी को एसएपी में नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्लियर हुआ है? दोबारा से थोड़ा समझाएंगे? ये रिपीट कर दीजिए जो लास्ट आपने बोली देखें, अब ये बात। क्लाइंट, देखें वैसे तो क्लाइंट की जरूरत क्या है? अगर एक कंपनी कोड का प्रोविजन होता है एसएपी में, तो भाई मैं अपनी कंपनी कोड खोल लेता, ठीक है। एक कंपनी कोड खोल लेता मैं, क्या वीविंग का खोल लेता, एक गारमेंट से खोल लेता, ठीक है। लेकिन ये क्या होता था, दो सेपरेट एंटिटीज हो जाती। कभी भी मैं टॉप लेवल पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों कंपनी की रिपोर्टिंग एक साथ में ले सकता था। दोनों अच्छा अच्छा कंपनी अच्छा। की जो मेरी वो है मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटीज हैं, एक साथ व्यू नहीं कर सकता था। समरी आप कह रहे हैं एक जगह पे नहीं हाँ, देख सकते थे? समरी लेवल नहीं मिलता मुझे, क्योंकि उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लाइंट लेवल होने से ये बेनिफिट मिल रहा है मुझे, कि मेरे पास एक कंसोलिडेशन लेवल आ गया, ठीक है। ये कंपनीज में वैसे ये कंसोलिडेशन भी कहलाती है, ठीक है। ये काफी इससे कंसोलिडेटेड जो एंड यूजर के लिए एक मतलब एक एडवांटेज है ये एडवांटेज क्लाइंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्लाइंट बिल पहले पर, उसका वो डिफाइन बिल्कुल करता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसएपी जो है वो एक कंपनी के लिए थोड़ी बना है, दुनिया भर में हजारों कंपनी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो ठीक। इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर एक का स्ट्रक्चर इसमें फुलफिल हो सके, ठीक है। अब बिल्कुल हम सही। इस पे आते हैं कि एक ही कंपनी, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या आपकी इंडस्ट्री का नाम मेरे जहन में अभी तक नहीं बैठ पाया, क्या कहेंगे उसको? हाँ, पेट्रोकेमिकल कहलाते हैं, केमिकल भी पेट्रोकेमिकल। कहते हैं हाँ, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल जैसे इंडस्ट्री है, ठीक है ना, मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं जहन में भी बैठ जाए। बहरहाल, पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है एक्चुअली ये सिंगल कंपनी, ठीक है, ठीक है। तो इसको जी। हम क्या करेंगे? इसको हम कंपनी कोड भी देंगे और क्लाइंट भी बनेगा इसका। लेकिन क्लाइंट के अंदर कंपनी कोड हमारा एक ही होगा, क्योंकि हमें इसके ज्यादा की नीड ही नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज तो है ही नहीं। लेकिन ठीक। फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी कहती है यार मैंने एक और कोई एक डिफरेंट नेचर की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलनी है, तो एसएपी से में आपको नए सिरे से काम नहीं करना पड़ेगा, एक आप अपने ही क्लाइंट के अंदर रहते हुए एक और सेपरेट कंपनी कोड खोल देंगे, उसको एक अलग से आप मेंटेन करना शुरू कर देंगे, आपका ये वाली कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है ना। ठीक ठीक समझ और गया मैं आपको समझ। क्लाइंट लेवल के ऊपर दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों कंपनीज हैं, उनकी कंसोलिडेशन भी मिल जाएगी क्लाइंट लेवल के ऊपर, क्योंकि दोनों का क्लाइंट सेम है, ठीक है, समझिए मैं। ठीक है। मतलब ओनर सेम है ना? क्लाइंट ओनर से सेम, मतलब? ओनर कह लें, हाँ ओनर कह लें, ग्रुप कह यही लें। आम ग्रुप कह लें, ओनर कह लें, बिल्कुल उस तरह से वो हो जाएगा। तो आपको क्लाइंट लेवल के ऊपर अपनी दोनों कंपनीज की कंसोलिडेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है, अब हम आगे ठीक। बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपका एक क्लाइंट के अंदर जो है मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है? ये देखें, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कहलाती है रिलेशनशिप बिटवीन द ठीक। टू एंटिटीज, ठीक है। क्या क्या करा कहलाती दिए? है? रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा। टू एंटिटीज। एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्लासिफाई कर सके, नाम ले सके, जैसे क्लाइंट, क्लाइंट के एक एंटिटी है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है कह लें आप आम जबान में, ठीक है। और कंपनी का एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक क्लाइंट जो है उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ठीक है, हो सकती है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया। एक जी हो एक सकती हैं। क्लाइंट में मल्टीपल आपके पास जो है वो
कंपनीज हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, क्लाइंट और कंपनी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है 1 to 1 है या 1 to 1 to many है? 1 to 1 to many। many भी हो सकता है। ठीक है, 1 to many है ना। ठीक है, इसी तरह अब आ जाए थर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। थर्ड स्ट्रक्चर में आपके पास है प्लांट। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें थर्ड थर्ड एंटिटी क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या होता है, ऑपरेटिंग एरिया या कोई भी ब्रांच विद इन अ कंपनी होती है। ठीक है ना। अब काम तो एक ही है कंपनी का। ठीक है, हो सकता है जिस तरह उसके डिफरेंट यूनिट्स हो। आप दोनों कराची में रहते हैं ना, ठीक है, जी तो जी इजी है मेरे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कई ऐसी हैं कराची में ही, जिनका एक एक फैक्ट्री जो है वो साइट में है, एक फैक्ट्री कोरंगी में, एक फैक्ट्री लांडी में भी है। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन काम एक ही हो रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होगा, लोकेशन अलग होने की वजह से ये क्या होगा, आपके प्लांट्स डिफरेंट बन जाएंगे। ठीक है, सही। ठीक। सही है ना। तो इस तरह से प्लान का प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे एक एग्जांपल भी लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, एक इसका मतलब क्या अच्छा है, अब ये बताएं या कि कंपनी और प्लांट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप बनी, 1 to 1 बनी या मैनी टू मैनी बनी? मैनी टू मैनी। ना ना ना, वन वन टू टू मैनी वन टू वन मैनी टू वन मैनी टू वन मैनी टू मैनी। हाँ, एक ठीक है, कंपनी कोड में बहुत सारे प्लांट्स हो मल्टीपल सकते हैं। प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक। अच्छा, मैनी टू मैनी भी एक होती है। वो क्या होती है, जब दोनों तरफ मैनी आ सके, या अगर ये केस होता है ना कि एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं और एक ही प्लांट मल्टीपल कंपनी को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हाँ कहलाएगी ये मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी ठीक है। लेकिन ये तो ठीक। पॉसिबल नहीं है ना। हाँ भाई वो ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है चेंज कि, हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये उमेर भाई का जो एक प्लांट है साइट में, वो जो है वो रिपोर्ट कर रहा हो आपकी आपकी पेट्रोकेमिकल की कंपनी को। ऐसा तो नहीं होगा ना कभी भी। नहीं ऐसे। ठीक है ना, ठीक है ना, आपकी वकास की जो कंपनी है। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 1 to many का रिलेशन है कि एक कंपनी के मल्टीपल प्लांट्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक प्लांट जो है हम्म, वो एक ही कंपनी को रिपोर्ट करेगा। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ये अब आप कुछ पूछ रहे थे वकास, एक प्लांट मल्टीपल कंपनीज को भी कर मतलब कैसे करेगा? आप क्या कह रहे हैं। एक कंपनी में मल्टीपल प्लांट तो हो सकते हैं, ठीक लेकिन है। जो प्लांट होगा ना, एक प्लांट, वो जी तो एक कंपनी को रिपोर्ट कर रहा होगा ना, दो कंपनी को रिपोर्ट तो नहीं कर रहा होगा ना। अच्छा ठीक भाई है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जी इस नाम से है ये, और एक निकोटेक्स। एक इकोटेक्स है ना, एक सूरती हम्म। इंटरप्राइज है मिसाल के तौर पे, या सही एक सही। एक जो है वो आपकी वो है गुल अहमद है। ठीक है, जी ठीक है ना। तो आपका जो प्लांट होगा वो इकोटेक्स को जवाब देगा या गुल अहमद को जवाब देगा? इकोटेक्स। ठीक है ना, कि इसका मतलब उसका पेरेंट एक ही हो सकता है ना, दो नहीं हो सही सकते। है। लेकिन आपकी इकोटेक्स की मल्टीपल फैक्ट्रीज हो, ये प्लांट हो सकते हैं। ठीक है ना, सही है। सही। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर। उमर आप कुछ पूछ रहे थे? बस सॉरी, यही जी जी, वकास। वकास आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं हाँ मैं, लेकिन स्लाइड्स मैंने पढ़ ली। ये मैं पूछ रहा था, पहले स्लाइड नहीं देखी थी मैंने। वो अच्छा, प्लांट जो था, मैंने इससे भी ये समझा था कि जहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो प्रोडक्ट की, जी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, परचेजिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ये प्लांट सब में, कुछ हो सकता प्लांट के अंदर ही आ रही है। है। हाँ मतलब बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किसी का है जहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो भी वो भी एक प्लांट के प्लांट अंदर होगा, ही है। बिल्कुल प्लांट होगा। ठीक। कंपनी के अपना। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह परचेजिंग फैसिलिटी है, इसी तरह मेंटेनेंस की फिर फैसिलिटी, वो भी एक प्लांट हो सकता है। ठीक है। इसमें अच्छा, आपका वो क्या कहते हैं, स्टोरेज स्टोरेज वेयर हाउस भी आ सकता है प्लांट में क्या? बिल्कुल। स्टोरेज वेयर ठीक। हाउस उसके सेकंड स्टेज है, नीचे आ रहा है देखें, थर्ड। जो अच्छा। फोर्थ कंपोनेंट है ना हमारा, फोर्थ एंटिटी, वो क्या है, स्टोरेज हाँ, लोकेशन। इस पे हम आ जाते हैं, नजर आ रहा है स्लाइड सही। में आपको? ठीक है, जी जी एक्चुअली आ गया। स्टोरेज लोकेशन ये होगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट that allows you to differentiate between the various stocks of a material in a plant। ठीक है, तो ठीक। एक्चुअली ये स्टोरेज लोकेशन होगी आपकी। स्टोरेज लोकेशन ही जो आपका होगा, इसको आप वेयर हाउस कह लें या स्टॉक लोकेशन कह लें, ये स्टोरेज लोकेशन कह लें, ये एक्चुअली ये होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। सही। लेकिन क्या होगा, ये किसी प्लांट के अंदर होगा, लेकिन एक प्लांट के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल लोकेशंस, स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, सही। इसका मतलब प्लांट और स्टोरेज लोकेशन में भी क्या रिलेशनशिप बन गई, 1 to many बन गई। 1 to many। ठीक है ना, ठीक है। सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क सेंटर लोकेशंस के ऊपर। ठीक है,
वर्क सेंटर लोकेशंस जो है एक्चुअली हमारी, वो क्या है? वो एक्चुअली हमारे पास जो है, अ, होता क्या है कि ये समझे स्टोरेज लोकेशन के साथ साथ एक उसके पैरेलल में एक और चीज होती है, वर्क सेंटर। वो क्या होते हैं आपके? वर्क सेंटर को हम प्रोसेस सेंटर्स भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप डेफिनेशन देखें तो यहाँ की लिखी, एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट डिफाइंस वेयर एंड व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है। एक ऐसा यूनिट है जो ये बताता है आपको कि एक खास चीज अगर आपने प्रोड्यूस करनी है ना, तो वो कहाँ होगी और कब होगी, ये चीज बता रही होती है आपका वर्क सेंटर। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने एक फिनिश गुड बनानी है, तो वो किस प्लांट पे होगी, और उसके जब वो बन जाएगा तो उसके लिए स्टोरेज लोकेशन कौन सी होगी, वो आप इस वर्क सेंटर में आके बता रहे होंगे। ठीक है। ठीक। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हैज एन अवेलेबल कैपेसिटी, डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी होगी, हर जगह की कैपेसिटी होगी। ठीक है। अगर उसमें कोई काम हो रहा है, उसकी कैपेसिटी होगी, कितना काम एक वक्त में हो सकता है। जब वो कैपेसिटी आगे डिलीवर कर देगा, तो फिर उसके पास अ, काम बचेगा, अब वो जो है वो आगे जाके कर सकेगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है, अ, इसके एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट में देखें लिखी हुई, इससे क्लियर होएगा। वर्क सेंटर क्या हो सकता है? आपकी कोई भी मशीन हो सकती है, कोई पीपल हो सकता है, प्रोडक्शन लाइंस हो सकती हैं, या फिर इन्हीं चीजों के ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है। इनको आप वर्क सेंटर कहेंगे। क्लियर है? सही। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है एक्चुअली कि आपके पास जो है वो, जो इस एग्जाम के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि आपके पास अगर एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे बाइक्स बनती हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअली उसमें क्लाइंट क्या होगा, उसकी कंपनी क्या होगी, उसका प्लान क्या होगा, उसकी स्टोरेज लोकेशन क्या होगी, और उसके वर्क सेंटर्स क्या होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सही। कुछ क्लियर होगा, जैसे ग्लोबल बाइक के नाम से एक अगर कंपनी है, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा क्लाइंट हो जाएगा क्लाइंट एसएससी के वगैरह, अंदर। ठीक है। ठीक है, एज ए क्लाइंट हम उसको दे देंगे। ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है। सेकंड लेवल फिर कंपनी का आता है। सेकंड लेवल हमने क्लाइंट में, क्लाइंट की बात क्या था हमारे पास स्लाइड में? कंपनी था। कंपनी ठीक का। है। कंपनी था ना, तो सेकंड लेवल पे हमारे पास आ गया कंपनी। अब इस एग्जांपल में कंपनी क्या हो जाएगी, अगर इस कंपनी की दो नेम से कोई कंपनीज खुली हुई है, इस तरह ग्लोबल बाइक के नाम से खुली हुई है, और एक ग्लोबल बाइक जर्मनी जीएमबीएच के नाम से खुली है, तो ये दो इसकी कंपनी कोड सिस्टम में खुल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक अब है। इसके अलग अलग प्लांट्स होंगे। ठीक है। ग्लोबल बाइक का एक प्लांट डैलस है। ठीक है। और ग्लोबल बाइक जर्मनी का जो प्लांट है उसका नाम क्या है? हेडलबर्ग है। ठीक है। तो दोनों का एक एक प्लांट हो गया, इनके मल्टीपल भी हो सकते थे, लेकिन इस केस में क्या है, एक ही रखा है। ठीक है। तो ये प्लांट हो ठीक। गए इसके। ठीक है। प्लांट के बाद अगर अगर आगे हम आए, तो हमारे पास क्या है, इसकी स्टोरेज लोकेशंस है। अब स्टोरेज लोकेशंस आपको कुछ फेमिलियर लगे होंगे, जो हमने कल और आज डिस्कस किया। इसमें आप बताएं, इससे क्या समझ में आ रहा है जो यहाँ पे सही। गिवन है आपके पास? ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल भी आ रहा है आपके पास, सेमी फिनिश गुड्स भी आ रहे हैं, जी 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 जी। फिनिश गुड्स भी है। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब सही। क्या है, यू कैन हैव डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन फॉर ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। Sure. ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन नीड। क्या आप अपने रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? डेफिनेटली अलग रखना चाहेंगे, अदरवाइज आपको क्या है, स्टॉक जो है ना मिस हो सकता है। ठीक है ना? सही। ठीक है ना? तो आपके लिए क्या ठीक। करना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में हर प्लांट के अंदर कम से कम 4 स्विच लोकेशन खोलनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक रॉ मटेरियल्स के लिए, एक सेमी फिनिश गुड के लिए, एक फिनिश गुड के लिए, और एक ये मिसलिनियस मीन्स के लिए। जेनरिक है ये हाँ। चार तो हर हाल में। ठीक है ना, ये जेनरिक है। ठीक है। ठीक। मिसलिनियस से मुराद क्या है? मिसलिनियस से मुराद ये है, वहां पे आपका जनरल ऑफिस आइटम भी आते हैं ना कंपनी में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज, ऑफिस ऑफिस स्टेशनरी वगैरह आती है, ऑफिस का काम की चीजें आती हैं, जो कि आपकी ठीक। प्रोडक्शन में यूज नहीं होती। ठीक है ना? या फिर हो सकता ठीक। है कि आपके वो हो स्पेयर पार्ट्स के तो होते हैं मशीन्स के,
वो भी किसी जगह रखने पड़ते हैं ना आप। और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उसका स्पेयर पार्ट्स का जो स्टोर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, आप लोगों को अंदाजा होगा मशीन्स के। स्क्रैप भी होता है फिर। बिल्कुल, स्क्रैप अलग होता है, स्क्रैप का एक अलग बना सकते हैं, बिल्कुल आपके इंडस्ट्री में स्क्रैप भी होगा, उसकी अलग जी। लोकेशन होनी चाहिए। जी जी। ठीक है ना। हम्म, सो यू कैन हैव एज मैनी स्टोरेज लोकेशन विद इन योर प्लांट एज यू वांट। ठीक है ना। अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर आप मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हम खोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क सेंटर लोकेशंस। ठीक है, वर्क सेंटर क्या था, आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दी, वो आपकी मशीन भी हो सकती है, उसकी पीपल भी हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन लाइंस भी हो सकती हैं, या इनके ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, वो आपके वर्क सेंटर कहलाएंगे। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल दिए, क्या भाई एक वर्क सेंटर उन्होंने क्या कह दिया, असेंबली लाइन हो गई इनकी। एक क्या हो गई, पैकेजिंग की जगह हो गई, उसको उन्होंने वर्क सेंटर कह दिया। और एक इंस्पेक्शन पॉइंट जो है जहाँ क्वालिटी हो रही होती है, इंस्पेक्शन हो रहा होता है। सही, ठीक है, बिल्कुल। ये आप दोनों के यहाँ लाजमी होता होगा। ठीक है ना। जी, एग्जैक्टली। पेट्रोकेमिकल में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ को जी और टेक्सटाइल में भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, विदाउट क्वालिटी इंस्पेक्शन बिल्कुल। की आप चीज कभी भी आप कस्टमर को नहीं दे रहे होते हैं। नहीं भेज ठीक है सकते। ना। तो एक्चुअली जी इंस्पेक्शन जो है या ये भी आपका एक वर्क सेंटर बन जाए। तो ये हमारा क्या है, ये आज हमने समझ लिया कि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें डिफरेंट एक एक सैंपल इंडस्ट्री जो कि बाइक मैन्युफैक्चरिंग को है, उसको लेते हुए हमने क्या किया है, उसको लेते हुए हमने ये अपने इसकी एग्जांपल सेट करके देखी। ठीक है ना। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन से जो है ना, अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएंगे, कि हम इन चीजों का प्रैक्टिकली ओपन करके देखेंगे और आगे बढ़ेंगे मटेरियल्स वगैरह क्रिएशन के ऊपर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी। हो तो बताएं। नहीं, आज तो ऐसा कुछ नहीं था फिलहाल। चलिए सही, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन तो नहीं है, प्रीवियस लेक्चर से। रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी इसमें, रिकॉर्डिंग आपने? रिकॉर्डिंग मैंने वलीद साहब को दे दी थी। आप ग्रुप में मांग लेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर दें। आप जो ग्रुप बना है ना हमारा, तो वलीद साहब को जी जी। एड्रेस कर लें, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ एडिटिंग वगैरह करके ना फिर क्योंकि वो कम अपने कंपनी के कुछ लोगोस वगैरह ऐड करके फिर आपको शेयर करते हैं, तो मैंने तो। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है ना। तो आप सिंपली ग्रुप में आप पूछ लिएगा, इंशाल्लाह ताला वो फिर वहां से अच्छा, आपको मेरे शेयर कर मे, दें। मेरे जो सॉफ्टवेयर का इशू है वो 2 वीक से मैं ट्राई कर रहा अच्छा, हूँ, आप हर ऐसा, बार वो आप यही वलीद एरर साहब को देता है। ना अलग से ले लें, और उनको कह रहे हैं ठीक। यार मुझे थोड़ा सा एक अलग से जूम सेशन के थ्रू ही जो ना मुझे इसको सॉल्व करवा, इंशाल्लाह वो चलो। करवा देंगे। ठीक है, उस वक्त तो ओके। आपने जो शेयर किया था मेरे ख्याल में वो शायद नेट का इशू आ रहा था, लेकिन बहरहाल आप आज ही कांटेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट सेशन में आपके पास सिस्टम रेडी हो, वरना फिर आप फिर पीछे रह जाएंगे, है ना। हाँ, फिर ठीक मेरे है। लिए मसला हो जाएगा। हाँ, ठीक। अब ये ठीक। बता दें नेक्स्ट सेशन के लिए आपका रोस्टर नेक्स्ट वीक का क्या है। मैं मंडे को बता दूंगा कंफर्म फाइनल, जैसे हाँ, मैंने लास्ट वीक भेजा चलें, था ना वैसे ही ठीक है, कर लेंगे आप फिर। ग्रुप में जो बता भी। देंगे ताकि नेक्स्ट वीक की 2 सेशन जो हम प्लान कर लें। ठीक है ना। जी जी। चलें, ठीक है। अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह ओके। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आप लोग वीडियो के लिए वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ग्रुप जी। में ठीक है। वली ओके। साहब से कांटेक्ट कर ओके। लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी, सही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह। हाफिज़। बाय बाय। मोहम्मद भाई समझ में आया? वकास भाई।